हेलो फ्रेंड्स, आप सबके बीच आज फिर मैं एनसीईआरटी सार सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में आप लोग के लिए लेके आया हूँ। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार को मूल रूप में 3 भागों में बांटा गया है। पहला, नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उनके बाद विकास के आधार पर वर्गीकरण, और उनके बाद वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, उनके बाद क्या है, अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था, उनके बाद विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब उनके बाद क्या है कि वैश्विक संबंध के आधार पर वर्गीकरण, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से हम लोग का अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है, विभाजन किया गया है 3 से, है ना। उनके बाद आपका नियंत्रण का 3 हुआ, विकास का 3 हुआ, वैश्विक का 2 हुआ। इस तरह से हम लोग को चेंज होते चला गया। ठीक है, चलिए अब आप लोग को हम बताने वाले हैं नियंत्रण के आधार पर आपका क्या अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो जैसे देखें, नियंत्रण के आधार पर हम लोग की अर्थव्यवस्था के प्रकार उदारवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, उनके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखेंगे उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या है। हस्तक्षेप की नीति, ठीक है, और निजी स्वामित्व है किसमें, उदारवादी अर्थव्यवस्था में। सेकंड कहता है कि प्रतियोगिता पर बल। थर्ड कहता है मांग और आपूर्ति के नियमों के आधार पर वितरण करता है उदारवादी अर्थव्यवस्था में। और आपका कहता क्या है कि बाजार की शक्तियां और केंद्र में, ठीक है, बाजार की शक्तियां और केंद्र में। ठीक है, समाजवादी आपका अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है, सॉरी, अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हम उसके बारे में देखने वाले हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहता है, संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। ठीक है, उनके बाद कहता है कि बाजार की शक्तियों द्वारा मांग और पूर्ति तथा प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित होता है। ठीक है, उनके बाद बताया जा रहा है कि योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण होता है। ठीक है, उनके बाद बताया जा रहा है कि राज्य की कल्याणकारी भावना। तो ये हुआ आपका क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में यह है संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व। उनके बाद बाजार और गैर बाजार दोनों घटक एक साथ उपस्थित। उनके बाद बताया जा रहा है कि मिश्रित मूल्य पद्धति। उनके बाद बताया जा रहा है कि निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं, निजी स्वामित्व की क्या है, अवधारणा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग आप देखने वाले हैं कि अल्पविकसित देश या अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, अल्पविकसित यानी कि पिछड़ा हुआ, साफ लगता है। ठीक है, विकसित किया हुआ नहीं, मतलब वो कर रहे हैं। देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, आर्थिक विशेषताएं और सामाजिक विशेषताएं। आपका आर्थिक विशेषताएं के अंतर्गत क्या है, प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता। ठीक है, प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता। उनके बाद प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना। उनके बाद पूंजी निर्माण की निम्न दर, औद्योगिक पिछड़ापन, व्यापक बेरोजगारी, आर्थिक विषमता का अधिक होना, मौद्रिक संगठनों का अभाव, आयात की अधिकता। ठीक है, उनके बाद आप लोग यहाँ देखिए, ठीक है, द्वैत अर्थव्यवस्था। तो इस तरह से हम लोग का आर्थिक विशेषता था। ठीक है, अब इसमें देखिए सामाजिक विशेषता में, सामाजिक विशेषता में क्या कहता है कि साक्षरता का कम होना, रूढ़िवादिता, सामाजिक जड़ता, राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक कट्टरता, संकुचित दृष्टिकोण।
ठीक है, क्या कह रहा है, संकुचित दृष्टिकोण। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को आर्थिक विशेषता, सामाजिक विशेषता समाप्त होता है। और अब देखेंगे कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था या देश के अन्य नाम। कहने का मतलब अल्पविकसित किसे कहते हैं। ठीक है, तो जानते हैं कि पिछड़े हुए राष्ट्र को अल्पविकसित कहते हैं, है ना। तो उनका और क्या उपनाम हो, है ना, तो अल्पविकसित का क्या हम लोग और दूसरे नाम से पुकार सकते हैं, निम्न विकसित, है ना, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, जनाधिक्य वाले देश। ठीक है, दक्षिण के देश, समझ गए क्या है, दक्षिण के देश। और उनके बाद अर्धविकसित या विकासशील। ठीक है, उनके बाद निर्धन गरीब देश। ठीक है, कृषि प्रधान देश, और तीसरे विश्व के देश। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग आप देख लिए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था देश के अन्य। ठीक है, अब आप लोग को बता दें कि हम लोग अभी जैसे देख रहे थे थर्ड पॉइंट कि विकसित तथा अल्प विकसित अब विकासशील अर्थव्यवस्था में अंतर। ठीक है, अब अंतर को स्पष्ट करते हैं। हम पहले विकसित को देखेंगे, फिर अल्प विकसित को देखेंगे, विकासशील को देखेंगे। ठीक है, कहता है विकसित में एक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर हो। ठीक है, एक निर्धारित स्तर से ऊपर हो। अल्प विकसित का कहता है कि राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से कम, इसमें कम हो रहा है, इसमें ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए आगे कह रहा है विकसित में कि राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का अधिक योगदान। राष्ट्रीय आय में प्राथमिक छोड़ के आपका द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र से अधिक योगदान होता है। ठीक है, और यहाँ पर बताया जाए कि राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अधिक योगदान रहता है। ठीक है, आपका पिछड़े हुए जो देश है उनकी अर्थव्यवस्था में आपका प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है ना, और उसी से आपका रुपया पैसा आय आता है राष्ट्रीय आय में। ठीक है, थर्ड कहता है कि वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी प्रगति का उच्च स्तर। ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी प्रगति का उच्च स्तर, तब जाके वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगा। उनके बाद कह रहा है थर्ड में विकासशील में कि वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी विकास निम्न स्तर, उसमें उच्च हो गया, इसमें निम्न हो गया। अब फोर्थ कहता है कि आधारभूत संरचना का उन्नत स्तर तथा औद्योगिक रूप से समृद्ध। ठीक है, अब इसमें देखिए विकासशील में कि औद्योगिक पिछड़ापन एवं आधारभूत संरचना का निम्न स्तर। पांचवा कहता है कि जनसंख्या का भार कम एवं उच्च जीवन स्तर, जनसंख्या का भार कम, और बताया जा रहा है कि जीवन शैली जो है दिनचर्या उसका उच्च जीवन स्तर, उच्च कोटि का जीवन स्तर आपका जीवन शैली जी रहा है। ठीक है, उनके बाद है कि जनघनत्व अधिक एवं लोगों का निम्न जीवन स्तर। ठीक है, इसमें जनसंख्या कम था, इसमें जनसंख्या अधिक है, उसमें उच्च आपका जीवन स्तर था, इसमें निम्न जीवन स्तर है, ये तो देखना है। समझ गए। आप विकसित में देखिए पूंजी निर्माण की उच्च दर, और इसमें है पूंजी निर्माण की निम्न दर। मुख्यतः विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात किया जाता है कहाँ, विकसित में, और यहाँ मुख्यतः कच्चे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात किया जाता है। समझ गए, इसमें आपका कच्चे वस्तु का पदार्थ का बना के निर्यात किया जाता है, और इसमें आपका कच्चे प्राकृतिक साधन को ही निर्यात किया जाता है। तो उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका किसमें, विकसित में, कनाडा, ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी यूरोपीय देश क्या है आपका विकसित अर्थव्यवस्था है। और विकासशील में, पिछड़े हुए में, अल्पविकसित में उदाहरण दे रहा है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये सब है क्या आपका पिछड़ा हुआ, ठीक है, देश। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अब देखिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये है आप लोग के लिए बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में अंतर अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, तो इस अर्थव्यवस्था में शेष विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता। ठीक है, विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता। दूसरी बात कह रहा है खुली में कि इस अर्थव्यवस्था का विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से आर्थिक संबंध होता है, मतलब विश्व में एक दूसरे से
दूसरे देश एक दूसरे देश से संबंध रखते हैं। सेकंड कहता है कि इस अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय आय दोनों एक समान होते हैं। किसमें? बंद अर्थव्यवस्था में। पर आपका खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू आय में आपका, ठीक है, आपका घरेलू आय में अंतर होता है। राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में अंतर पाया जाता है। ठीक है। इसी तरह से बंद अर्थव्यवस्था में आते हैं कि इसकी आर्थिक क्रियाएं शेष विश्व में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। ठीक है, अप्रभावित रहती है। इसकी आर्थिक क्रियाओं पर शेष विश्व में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में उपभोग एवं विनियोग दोनों उत्पादन के बराबर होते हैं बंद अर्थव्यवस्था में। ठीक है, अब कह रहा है कि खुली अर्थव्यवस्था में कि इस अर्थव्यवस्था में उपभोग तथा विनियोग का योग उत्पादन से अधिक भी हो सकता है और कम भी। अब कह रहा है बंद अर्थव्यवस्था में कि इस अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। खुली अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त होते हैं। अब कह रहा है बंद अर्थव्यवस्था में कि इस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण नगण्य होता है। अब खुली अर्थव्यवस्था में बता रहा है कि इस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण तथा विनियोग दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। यह एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था में कह रहा है, और खुली अर्थव्यवस्था कह रहा है कि यह एक वास्तविक अर्थव्यवस्था है। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग देख पाए कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे समझ में आ गया, और खुली अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे ये भी समझ में आ गया, साथ में दोनों का अंतर भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग का आज NCERT सार क्लास, ठीक है, समाप्त होती है, और आगे क्लास आप लोग को नेक्स्ट डे मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप लोग इसे लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करें। थैंक यू।